हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 27। देखिए, इससे पहले मैं 26 भाग दे चुका था और कल और परसों यहाँ वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल तो मैंने इसके बदले आप लोगों को मॉडल पेपर 32 दिया था और एक दिन उससे पहले मैं यह सीरीज बना नहीं पाया था। तो इसलिए मैंने आपको गढ़वाल के जो हमारे प्रमुख गढ़ थे मैंने उन पर वीडियो दे दी थी। जिसने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए वो साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट 27 को। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ चले दोस्तों। जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं उनको तो काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इस सीरीज़ का। तो चलो, जो भी है, आज हम शुरू करते हैं इस सीरीज को। आप लोग जवाब देते रहें, यहाँ पर मैं प्रश्न पूछते जाऊँगा। तो पहला प्रश्न है, 16 व 17 जून 2013 की आपदा का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह किस जिले पर पड़ा था? सोच समझ के आप लोग जवाब दें। पूछा गया है कि 16 व 17 जून 2013 की आपदा का सर्वाधिक जो प्रभाव था वह किस जिले पर पड़ा था? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है वह हमारा सी, रुद्रप्रयाग। क्योंकि लगभग सभी को पता है जो सर्वाधिक जो क्षति हुई थी हमारे केदारनाथ को हुई थी ना। तो केदारनाथ की जो मंदाकिनी जो घाटी थी उसमें यह आपदा या उसमें सर्वाधिक बाढ़ आने के कारण या उसमें बादल फटने के कारण यह आपदा हमें देखने को मिली थी। तो चलो, फिलहाल तो व्याख्या करते हैं इस प्रश्न पर। तो देखिए, जब व्याख्या करते हैं तो हम हमें पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि 16 व 17 जून 2013 की जो आपदा का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो हमारे रुद्रप्रयाग पर पड़ा था। और महत्वपूर्ण अब प्रश्न शुरू होते हैं दोस्तों कि जहाँ पर सेना द्वारा द्वारा जो चलाया गया जो अभियान था हमारा, उसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। और महत्वपूर्ण यह है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे राहत कार्य शुरू हुआ था 17 जून से, तो उस समय पर इसका जो नाम रखा गया था ऑपरेशन सूर्या होप का वह था ऑपरेशन गंगा प्रहार। लेकिन उसको 17 जून से 19 जून तक चलाया गया, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब? 19 जून को नाम रखा गया हमारा क्या? ऑपरेशन सूर्या होप। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक, उसका दोस्तों एकमात्र वायुसेना हमारे थल सेना ने नहीं, उसके वायुसेना ने भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपना सहयोग दिया था। होने पर तो जल सेना ने भी दिया था, लेकिन महत्वपूर्ण जो था हमारा थल सेना और वायुसेना का रहा था। बात करते हैं कि वायुसेना द्वारा जो चलाया गया अभियान था यहाँ पर, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राहत। ये कुछ दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लें। उसके बाद महत्वपूर्ण दोस्तों अब कुछ बनते हैं कि भूकंप संबंधित जागरूकता फिल्म जो बनाई गई थी वो थी दोस्तों हमारी डांडी कांटी की गोदमा। अब कुछ लोग कमेंट करें कि यह जब एग्ज़ाम में आया है तब आप इस प्रश्न को बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से कहूँगा जिसने भी अभी तक मेरे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं 32 के 32 वो देख लें, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत पहले आपको दे चुका था। फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आया था, मैं कभी नहीं कहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ले लो 2020 वाला, चाहे 2021 वाला फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम ले लो, प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उसका दोस्तों बात करते हैं कि कुछ त्रैमासिक जो पत्रिका निकाली गई थी उसका नाम था दोस्तों हमारा आपदा प्रबंधन। ठीक, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों 16 व 17 जून 2013 की जो आपदा को है ना, वो सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में इसको शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों वहाँ पर जो उसका नाम रखा गया है उसका नाम है डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। ठीक है, ये ध्यान देना सीबीएसई बोर्ड ने किस नाम से शुरू किया है, तो वह है डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। और दोस्तों जो राज्य का जो आपदा मॉडल है वह हमारे ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर बनाया गया है। यह तो एग्जाम में पहले भी एक बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी घाटी सर्वाधिक प्रभावित रही थी, तो दोस्तों हमारी मंदाकिनी घाटी, क्योंकि जो आप बाढ़ आई थी वो इसी में आई थी। अब दोस्तों प्रश्न तो इस आपदा पर बहुत सारे थे, जैसे कि किस बाजार का अस्तित्व तो पूरी तरह समाप्त हो गया, वो था हमारा कौन सा? रामबाड़ा। ठीक, गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ कुल कितने दिन तक बंद रहे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने एक प्रश्न का जवाब ये देना है आज, क्योंकि एग्जाम पूछा गया था कि सेना के न होते हुए भी किन दो व्यक्तियों ने इस आपदा में अपना सहयोग दिया था, ये आपने कमेंट करना है।
दूसरा प्रश्न है कि हस्तालिका मेला किस जिले में लगता है। प्रश्न है हस्तालिका मेला। तो फटाफट आप लोग कमेंट करते रहें। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह हमारा ए देहरादून। अब हम देहरादून के सभी मेलों को आज पढ़ लेंगे। देखिए प्रमुख मेलों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख मेला हमारा शहीद केसरी चंद मेला जो कि दोस्तों 3 मई को लगता है। उसके बाद झंडा मेला, टपकेश्वर मेला देवधारा नदी पर है। दूधली भद्राज मेला यह दोस्तों मंसूरी में लगता है। खलंगा मेला आपको भी पता है कि खलंगा का युद्ध भी हुआ था गोरखों और अंग्रेजों के बीच। जखौली मेला या कमेला मेला, जखौली मेले को ही कमेला मेला के नाम से जानते हैं हम। नुणाई मेला ये आपको पता है कि जो वहाँ पर पशुओं के लिए उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद दशहरा मेला और मरोज मेला और मांगखटी पोखरी का मेला, सागर ताल मेला और हस्तालिका मेला। यहाँ से आपने ध्यान देना है कि सागर ताल हमारा कहाँ है, तो वो भी देहरादून में है। तीसरा प्रश्न है कि घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर किस जिले में स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा वह है बी, वह है कौन सा, नैनीताल। अब बात करते हैं कि घोड़ाखाल मंदिर पर। देखिए घोड़ाखाल जो गोलू देवता मंदिर है वो हमारे भवाली नैनीताल में है। भवाली को हम पहाड़ों का फलों का बाजार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मंदिर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी, ऐसा हमें कहीं कहीं पर उल्लेख देखने को मिलता है। कहते तो यह भी है कि जो गोलू देवता थे वो बाज बहादुर चंद के सेनापति थे, ऐसा भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। पर फिलहाल जो भी है हमें याद रखना है कि संस्थापक था बाज बहादुर चंद। और महत्वपूर्ण उत्तराखंड का घंटियां वाला मंदिर भी कहते हैं कि इसको हम घोड़ाखाल मंदिर को। हालांकि दोस्तों जितने भी गोलू मंदिर है उन सभी मंदिरों को हम घंटियां वाला मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन स्पेशली हमारा घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर और चितई मंदिर। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि जो मंदिर में सबसे बड़ी घंटी है वह किसने चढ़ाई थी। तो वह जो घंटी चढ़ाई थी नेपाल के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम था गिरिजा प्रसाद कोइराला। उनके द्वारा यह घंटी चढ़ाई गई थी दोस्तों। वह सन था 10 अक्टूबर 1955। क्योंकि जो गोरखों का या नेपालों का जो संबंध है उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा रहा है, यहाँ तक कि पवार वंश के राजाओं ने इनसे शादी भी की थी इनकी पुत्रियों से। तो ऐसा भी हमें उल्लेख देखने को बहुत जगह मिलता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पर। देखिए घोड़ाखाल में एक हमारा सैनिक स्कूल है, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 21 मार्च 1966 को। और महत्वपूर्ण दोस्तों ये भी है कि घोड़ाखाल में प्रसिद्ध बगीचा या गार्डन है वह किसका, हमारा व्हीलर का। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण यह है कि घोड़ाखाल मंदिर में 2 फिल्मों की आज तक बहुत प्रसिद्ध जो मूवी रही थी उनकी शूटिंग हो चुकी है। एक तो 1958 में मधुमती की, दूसरी बार 2006 में विवाह फिल्म की। अब महत्वपूर्ण है कि विवाह फिल्म की शूटिंग सिर्फ हमारे यहीं पर नहीं हुई थी भवाली में, वो हमारे जागेश्वर धाम में भी इसकी शूटिंग हमें देखने को मिलती है। चौथा प्रश्न है कि वासुकी गंगा व मधु गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करना है कि वासुकी गंगा व मधु गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा वह है डी, मंदाकिनी। बात करते हैं कि कुछ व्याख्या कर लेते हैं। वासुकी गंगा व मधुगंगा नदी हमारे मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। और कुछ बात करते हैं कि वासुकी गंगा पर, वासुकी गंगा को हम सोन गंगा या काली गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, और जो हमारी किसकी, मंदाकिनी की सहायक नदी हैं। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाएगा कि वासुकी गंगा व मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, इस संगम को किस नाम से जानते हैं हम। तो दोस्तों वह हमारा कौन सा, सोनप्रयाग। जब बात करते हैं हम कि वासुकी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों वो कहाँ से होता है, हमारे वासुकी ताल से ही हमारा होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि जो मधुगंगा का मंदाकिनी में संगम कहाँ पर होता है, मधुगंगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मधुगंगा का जो मंदाकिनी में संगम होता है वो हमारे कालीमठ में होता है सब रुद्रप्रयाग में ही। और जिसका उद्गम होता है हमारे किसका, मधुगंगा का, वो हमारे मदमहेश्वर से होता है, जिसको हम द्वितीय केदार के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ पर मदमहेश्वर में हमारे किसकी, शिव के नाभि की पूजा होती है। और अब बात करें कि मंदाकिनी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, वो होता है मंदरांचल श्रेणी, केदारनाथ के बिल्कुल जस्ट ऊपर है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मंदाकिनी व अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो हमारे कौन सा, रुद्रप्रयाग में।
हम एक शॉर्ट ट्रिक होती है राम के नाम से हम जानते हैं। आर से दोस्तों रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा और एम से कौन सा हमारा मंदाकिनी। और अब एक प्रश्न और बनता था कि मंदाकिनी की कुल कितनी लंबाई है। देखिए जो कुल लंबाई है हमारी 72 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन यह है कि आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये 60 किलोमीटर दिखाएगा। और जब आप जो केदारनाथ आपदा है ना, जब आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यह उल्लेख देखने में मिलता था कि जो मंदाकिनी नदी है उसकी लंबाई हमारे उसमें 5 किलोमीटर तक बढ़ गई थी ना, ऐसा हमें उल्लेख देखने में मिलता है। अब यहीं से प्रश्न है कि वहाँ पर कुल इसकी लंबाई हमारी 105 किलोमीटर दिखाई गई थी, अब कुल बताते हैं कि 110 हो चुकी है। अब सत्य क्या है थोड़ा सा तो डीप जानने में पता चलता है, लेकिन मुझे तो 72 किलोमीटर इसका पूरा सही लगता है। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें। पांचवा प्रश्न है कि नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई। दोस्तों प्रसिद्ध यूपीएससी का पूछा जाने वाला प्रश्न है नारायण आश्रम। तो इसकी जब स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, वह होती है हमारे कब, 1936 में। व्याख्या कर लेते हैं। नारायण आश्रम तहसील धारचूला तहसील के अंतर्गत पिथौरागढ़ में स्थित है। अभी हाल ही में लॉकडाउन में इधर मैं गया था, लेकिन थोड़ा सा बस रास्ता ख़राब था इसलिए मैं नारायण आश्रम नहीं पहुंच पाया। तो बात करते हैं कि स्थापना कब हुई, तो 26 मार्च 1936 को हमारे इस आश्रम की स्थापना होती है। और उसका महत्वपूर्ण यह बनता है दोस्तों प्रश्न कि नारायण जो स्वामी थे ना, इनका हमारा क्या उपनाम क्या था। तो दोस्तों इनका जो उपनाम था हमारा वो था हमारा कौन सा, मौनी बाबा, हमें इनका उपनाम देखने को मिलता है। और नारायण आश्रम के लिए जो भूमि दान की थी वह की थी कुशाल सिंह हयांकी ने। अगला प्रश्न छठा कि प्रकृति का चितेरा किसका उपनाम है। दोस्तों मैं एक प्रश्न को बार बार यहाँ पर लेके आऊँगा क्योंकि गलतियाँ ना हो एग्जाम में। पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि प्रकृति का चितेरा किसका उपनाम है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वह है डी, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए सुमित्रा नंदन पंत मैं वीडियो दे चुका हूँ इससे पहले एक, जिसने नहीं देखी है वो कवि परिचय में देख लें क्योंकि काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाते हैं। अब जब व्याख्या करेंगे ना दोस्तों, व्याख्या में क्या पढ़ेंगे, सभी सुमित्रानंदन पंत के उपनाम या मूल नाम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो मूल नाम है देखने को मिलता है वो गोसाई दत्त या गुसाई दत्त हमें देखने को मिलता है। और लोग दोस्तों इनको क्या गुसें या सह के नाम से पुकारते थे। जो इनके बाद जो इनको उपनाम दिए जाते हैं वह महत्वपूर्ण है प्रकृति का चितेरा या प्रकृति के चतुर चितेरे के नाम से। हिंदी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। लक्ष्मण व मुकुल के नाम से इन्हीं को जानते हैं। शब्द शिल्पी कवि के नाम से हम इन्हीं को जानते हैं। और हिंदी साहित्य में शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम जो प्रतिनिधि जो कवि थे वो हमारे कौन, सुमित्रानंदन पंत थे। तो देखिए इतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सोचिए मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत की वीडियो में क्या कुछ नहीं बताया होगा। तो जिसने भी नहीं देखी एक बार ज़रूर देखें उसको। अगला प्रश्न है कि गुलाब घाटी कहाँ स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न है कि गुलाब घाटी कहाँ है। तो बिल्कुल इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह हमारा सी, काठ गोदाम में। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि देखिए गुलाब घाटी जो हमारे काठ गोदाम में स्थित है, और गुलाब रॉय जो हमारा है वो हमारे रुद्रप्रयाग में दोस्तों। यहाँ पर एक तेंदुए द्वारा लेपर्ड द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही लोगों को मारा गया था, तो इसका उल्लेख हमारे जिम कॉर्बेट ने भी कर रखा है। और अगला हमारा गुल्लर घाटी, तो दोस्तों हमारे कहाँ है, ये हमारे टिहरी में है। तो तीनों आप ध्यान याद रखना कि गुलाब घाटी काठगोदाम, गुलाब रॉय रुद्रप्रयाग और गुल्लर घाटी हमारे कहाँ पर, टिहरी में। आठवां प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान की नींव कब रखी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान की नींव। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, 14 जून 1985 में। अब मैं आपको गंगा से जितने भी आज तक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देना और नोट करते रहना। देखिए व्याख्या जब करते हैं तो गंगा एक्शन प्लान की नींव जो रखी गई थी वह 14 जून 1985 में बनारस में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी द्वारा यह नींव रखी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण, किसके द्वारा, कहाँ पर, तो बनारस में 14 जून 1985 में राजीव गांधी द्वारा। और इसी समय दोस्तों हमारे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की भी स्थापना की जाती है 1995 में, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है 1995 में क्या, राष्ट्रीय नदी संरक्षण
प्राधिकरण करके। ठीक, इसी का नाम है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का ही हमारा अन्य नाम था राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। वह नाम परिवर्तन होता कब? 1995 में। उसका दोस्तों गंगा की जो गंगा जिस तरह हमारी पवित्र होते जा रही थी, पवित्र का मतलब है कि प्रदूषण या उसमें गंदगी होते जा रही थी, इसी को देखते हुए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और वह दिन था दोस्तों 4 नवंबर 2008। और साथ में इसी के साथ में हमारे साथ में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की भी स्थापना हमारी की जाती है। आपको सभी नोट करना है। अब महत्वपूर्ण एक और बनता है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत होती है वो होती है 17 दिसंबर 2009 से, और जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है हमारी कहाँ? मुन्नी की रेती, जो हमारा कहाँ है? टिहरी में है। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों तभी शुरू हुआ था हमारा गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर से। और इसी को देखते हुए गंगा स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हमारे कौन? हेमा मालिनी। वर्तमान में भी हमारे कौन? यही हैं। फिर हमारा एक और महत्वपूर्ण कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब होती है? जब दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो इनकी सोच के साथ एक और बड़ा कार्य होता है, वो था नमामि गंगे अभियान, जो शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 से। और जो यह शुरुआत होती है दोस्तों नमामि गंगे अभियान की, वह ऋषिकुल मैदान हमारे कहाँ? हरिद्वार से शुरू होती है। और इसी के साथ हमारा एक महत्वपूर्ण और अगर पूछ देना कि कौन मुख्यमंत्री थे, तो हमारे कौन? माननीय हरीश रावत जी। और उसके बाद बात करते हैं कि नमामि गंगे ऐप यह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसी जो नमामि गंगे ऐप था, इसे भी हमारे इसी दिन 7 जुलाई 2016 को लागू कर दिया गया था। नवा प्रश्न है कि राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो दोस्तों जो राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ था वह हुआ था तो सभी आप लोग कमेंट करेंगे कब हुआ था। तो बिल्कुल हमारा ये हुआ था दोस्तों 2008 में। तो आप व्याख्या कर लेते हैं कि 2008 में बहुत से कार्य हुए, मैं आपको सब बताने वाला हूँ आज। जैसे कि राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ था 19 मार्च 2008 को। और उसके बाद महिलाओं को पंचायत में जो 50% आरक्षण जो व्यवस्था लागू होती है दोस्तों, वो होती है 12 मार्च 2008 को। और इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे माननीय भुवन चंद खंडूरी जी। और उसके बाद दोस्तों हमारे मार्च में बोला ना कि 2008 में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि एकीकृत औद्योगिक नीति लागू होती है हमारे 1 मार्च 2008 को ही। और राज्य की ऊर्जा नीति जो घोषित होती है पहली बार, वो होती है हमारी 29 जनवरी 2008 को। और औद्योगिक भूमि आवंटन जो नीति थी वो भी हमारे 2008 में ही होती है। और उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड, जो आज हमारे इसका मुख्यालय रामनगर में है, इसकी भी स्थापना कब होती है? 2008 में ही होती है। अगला प्रश्न है कि थल में शिव मंदिर की स्थापना किसने की? बात करते हैं कि थल में शिव मंदिर की स्थापना किसने की दोस्तों। पहला प्रश्न तो यहीं से हमें देखने मिलता है कि कौन थे उस समय पर हमारे चंद्रवंश के राजा। तो दोस्तों पहले बहुत बार बता चुका हूँ, इसका सही आंसर हमारा रुद्रचंद। देखिए हमारे जो इस सीरीज में डेली एक चंद्रवंश के बारे में पूछा जाता है, आज हम बात कर रहे हैं किसके? रुद्रचंद के बारे में। तो आप व्याख्या देख लेते हैं कि 45वां राजा रुद्रचंद का कार्यकाल हमारा 1565 से लेकर 1597 तक था, पहली बात तो। और इनके द्वारा हमारे थल में शिव मंदिर की स्थापना की जाती है। देखिए बहुत कुछ पहले बता चुका हूँ कि हमारा थल जो नदी हमारी कहाँ? हमारे पौड़ी में है। और थल हमारा स्थान है कहाँ? हमारे पिथौरागढ़ में है। और जो रुद्रचंद द्वारा हमारे थल में शिव मंदिर और रुद्रपुर शहर की स्थापना, वो रुद्रपुर में अट्रिया देवी मंदिर की स्थापना की जाती है। और अकबर ने दोस्तों रुद्रचंद ने हमारे अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वह सन था हमारा 1587 में। और वह अकबर से मिलने लाहौर कब जाता है? तो दोस्तों 1588 में। ऐसी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वह मिलती है हमें तुजू के जहांगीरी से। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। और जो उसका प्रमुख सेनापति था वो था दोस्तों हमारा कौन? पुरुषपंत या पुरुषोत्तम सिंह। और जो प्रमुख जो युद्ध हमें देखने को मिलता है वो हम मिलता है बधानगढ़ का युद्ध। तो आप कमेंट करें कि बधानगढ़ का युद्ध किसके मध्य और कब हुआ था। और बात करते हैं कि किस राजा की? डोटी का राजा। तो कौन था किसके समकालीन था यह? तो डोटी का राजा कौन था उस समय पर? तो वह था हमारा कौन? हरिमल।
और एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है कि अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण भी कौन करता है, हमारा रुद्रचंद ही करता है। तो मुझे तो रुद्रचंद से ये महत्वपूर्ण प्रश्न यही लगे। बाकी आप लोग एक बार चंद्रवंश में देख लें, वरना कुछ समय का इंतजार करें, आपको पूरा चंद्रवंश में एक बार पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।